हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू स्टडी क्लासेस। दोस्तों, यह हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास का सेकंड पार्ट है और इसमें हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ से हमारी जो हिस्ट्री स्टार्ट हुई है, इस हिस्ट्री में हमने इसको कैसे डिवाइड करके पढ़ा है, एक बार उसको समझ लेते हैं। हिस्ट्री को हम चार भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। पहला हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में आता है प्राचीन काल, उसके बाद में मध्यकाल और उसके बाद में आता है आधुनिक काल। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जिसका हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला और इसका जो टाइम पीरियड है वह है 42 लाख ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 4000 ईसा पूर्व तक। इसका हमें कोई लिखित प्रमाण ना होने के कारण इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसमें से केवल हमें साक्ष्य मिले हैं तो वहाँ के मृतभांड मिले हुए हैं, मिट्टी के बर्तन और पत्थर और औजार मिले हुए हैं, जिससे कि हम यह कह सकते हैं कि यह प्राग ऐतिहासिक काल है। इसके बाद में आता है प्राचीन काल, जिसका समय लगभग 1600 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक का है। इसके बाद में आता है मध्यकाल, जिसका समय लगभग 1000 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी का है। और फिर आता है आधुनिक काल, जो 1600 ईस्वी के बाद का जो समय है वह आधुनिक काल कहलाता है। देखिए, यह हमें कैसे पता चलता है कि यह जो भी हमें वस्तुएं प्राप्त हुई है यह 42 लाख साल पुरानी है या फिर इतने साल हज़ारों साल पुरानी है। तो एक्चुअली एक होता क्या है, एक पद्धति है कार्बन 14 पद्धति, जिसके प्रयोग से हमें यह पता चल जाता है कि यह जो चीज़ें हैं यह कितने वर्ष पुरानी है। तो उससे हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि यह जो चीज़ें वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वह कौन से काल की हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल को दो भागों में विभाजित करके पढ़ा गया है, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। देखिए, पाषाण काल वह काल है जहाँ पर मनुष्य ने, आदि मानव ने केवल पत्थर का प्रयोग किया था। लेकिन ताम्रपाषाण काल वह काल है जहाँ पर उसने तांबे का भी प्रयोग करना सीख लिया था। यहाँ पर तांबे की खोज हो गई थी और जो अब उनके औजार और बर्तन जो पत्थर के हुआ करते थे अब वह तांबे के होना शुरू हो गए। देखिए, अभी भी जो पाषाण काल है यह बहुत लंबा समय रहा है, इस कारण से इसे भी चार भागों में विभाजित करेंगे। पहला होगा हमारा पाषाण काल, इसके बाद में मध्य पाषाण काल, इसके बाद में उत्तर पाषाण काल और इसके बाद में नव पाषाण काल। देखिए, यह हम पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। पाषाण काल वह काल था जिसमें कि बहुत बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया। मध्य पाषाण काल और छोटे पत्थरों का प्रयोग, उत्तर पाषाण काल और छोटे पत्थरों का प्रयोग, नव पाषाण काल और छोटे छोटे एकदम सूक्ष्म पत्थरों का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से हमने प्राग ऐतिहासिक काल को कवर किया था। अब इसके बाद में आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल में हमने वैदिक काल को पढ़ा था। वैदिक काल में भी हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को पढ़ा था। अब आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे और जो अगला सेशन आएगा उसमें हम राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा वैदिक युग है इसको हम कंप्लीट कर चुके थे और इसका जो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल ये दोनों हमारा पिछले लेक्चर तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। यह जो प्राचीन काल का समय है यह लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक का लगभग 2500 वर्ष का यह समय रहा है। और उसके बाद में आता है हमारा मध्यकाल। जो मध्यकाल है यह लगभग 1000 ईस्वी के बाद से लेकर के जो 1600 ईस्वी तक का समय माना जाता है। इसके अंतर्गत में दिल्ली सल्तनत आती है। दिल्ली सल्तनत के बाद में यहाँ पर मुगल वंश आता है। जब मुगलों की शक्ति कमज़ोर होने लगती है तो यहाँ पर मराठाओं का शासन देखा जाता है। और मराठा के बाद में यहाँ पर दो क्षेत्रीय शासन जैसे कि बुंदेलखंड और बघेलखंड, यहाँ पर जो जो राजा महाराजाओं ने राज किया उनको पढ़ेंगे। इसके बाद में यहाँ पर होलकर वंश और सिंधिया वंश, इनका प्रभुत्व अधिकांश देखा जाता है। और उसके बाद में आ जाते हैं अंग्रेज, और जब से अंग्रेज आते हैं तो हमारे यहाँ पे आधुनिक क्रांति शुरू हो जाती है। तो आधुनिक काल में हम अंग्रेज़ों को पढ़ेंगे। इसके बाद में 1857 की जो क्रांति हुई उसको पढ़ेंगे। उस क्रांति में जो भारतीयों ने जो आंदोलन किए, जो विद्रोह किए, उनको पढ़ेंगे। और जो जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हमें आज़ादी मिल जाएगी और लगभग 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश का गठन हो जाएगा और 2000 में इसका पृथक्करण होता है। तो यहाँ तक हम आधुनिक काल को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम हिस्ट्री को कवर करेंगे, जिसमें से देखिए हम प्राग ऐतिहासिक काल पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। यह सेकंड पार्ट है जिसमें हम ये वाले में से महाजनपद काल को पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में हम इसको और इसको कवर करेंगे। आइए हम लेक्चर शुरू करते हैं। जो हमारा भारत है उस समय का जो भारत था उसमें
उसको 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया। 16 महाजनपद मतलब हम कह सकते हैं हमारे भारत को 16 राज्यों में विभाजित किया गया। उनमें से दो राज्य ऐसे थे, दो महाजनपद ऐसे थे जो कि हमारे मध्य प्रदेश में थे। यह देखिए, यह हमारे मध्य प्रदेश का भाग है और यहाँ पर दो आपको महाजनपद दिख रहे हैं, अवंती और चेदी। तो यह हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड थे। आइए एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। यह हमारा भारत, भारत में यहाँ पर था हमारा अवंती, जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं। इसके बाद में ये था चेदी महाजनपद। जो चेदी महाजनपद था, इसकी राजधानी शुक्तिमती थी। और उसके बाद में यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल का जो एरिया है, यहाँ पर मगध मगध का शासन हुआ करता था। आज हम चेदी महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे कि चेदी महाजनपद से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है पहले वो उन्हें पढ़ लेते हैं। चेदी महाजनपद जो है, यह हमारे वर्तमान का बुंदेलखंड का जो रीजन है, वहाँ पर चेदी महाजनपद का राज हुआ करता था और उसके आसपास के क्षेत्र उसमें शामिल थे। इनकी जो राजधानी थी वह शुक्तिमती थी। इनकी एक और जो शाखा थी वो कलिंग में मतलब उड़ीसा में जाकर के बस गई थी और वहाँ पर उन्होंने राज किया। यहाँ का जो प्रमुख शासक था वह खारवेल था और इनका जो एक और शासक था वह शिशुपाल था। देखिए, शिशुपाल का जो वर्णन है वह महाभारत में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से शिशुपाल का वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है, जो कि चेदी महाजनपद से रिलेटेड है। इसके बाद में चेदी महाजनपद जो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया और यहाँ पर मगध का शासन हो गया और मगध ने अपने साम्राज्य में इसे मिला लिया। इसके बाद में आता है अवंती महाजनपद। तो देखिए, चेदी मगध में मिल गया, इसके बाद में बचा अवंती महाजनपद। तो हम अवंती महाजनपद को पढ़ लेते हैं। तो अवंती महाजनपद जो है, यह हमारे आज का पूर्वी व मध्य मालवा का क्षेत्र है। यह अवंती महाजनपद कहलाता था। इसकी दो राजधानी थी। जो उत्तरी अवंती था उसकी राजधानी उज्जैनी थी और जो दक्षिणी अवंती था उसकी राजधानी माहिष्मती थी। और इन दोनों के बीच में से बेतवा नदी बहती थी। अब इस महाजनपद में कौन कौन से प्रमुख राजा हुए, आइए उनको पढ़ते हैं। इसका जो पहला प्रमुख शासक था वह था चंद्रप्रघोत। यह यहाँ का बड़ा ही शक्तिशाली शासक था और यह बिंबिसार के और युद्ध प्रमोद के समकालीन था। अब यह बिंबिसार कौन है, तो यह मगध के समय के प्रमुख शासक थे। मगध जनपद बहुत ही विशाल था और बहुत ही बलवान था। तो उसके समय का ही जो हमारे मध्य प्रदेश में चल रहा था, उस समय हमारे यहाँ पर अवंती का शासन चल रहा था और चंद्रप्रघोत वहाँ पर राज कर रहे थे। इनके संबंध मगध के बिंबिसार के साथ में बहुत अच्छे थे। यहाँ तक कहा जाता है कि जब यहाँ के राजा जो चंद्रप्रघोत जब बीमार होते हैं तो बिंबिसार अपने राजवैद्य दीवक को उनके इलाज के लिए भेजते हैं। यह जो चंद्रप्रघोत थे, यह हाथी पालन की कला में बहुत ही विशेषज्ञ थे। मतलब यह आंखों से हाथी को चला लेते थे और बहुत ही शक्तिशाली शासक थे ये। मगध के राजा अजातशत्रु जो हुए, उन्होंने इनकी रक्षा के लिए एक किला भी बनवाया। एक्चुअली देखिए, जो मगध के बिंबिसार थे उनके साथ तो इनके संबंध बहुत अच्छे थे चंद्रप्रघोत के, लेकिन जो उनका पुत्र हुआ अजातशत्रु, उससे इनके संबंध अच्छे नहीं थे और उसको चंद्रप्रघोत से डर भी रहता था। तो उसने क्या किया, पाटलिपुत्र में जहाँ पर उसकी राजधानी थी वहाँ पर एक किला बनवाया चंद्रप्रघोत से रक्षा के लिए। उसके क्योंकि संबंध बिंबिसार के संबंध के अच्छे थे, लेकिन चंद्रप्रघोत के संबंध खराब हो गए थे। चंद्रप्रघोत के समय अवंती जो था वह बौद्ध धर्म का केंद्र था। मतलब यहाँ पर बौद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पर था। इसके बाद में चंद्रप्रघोत का पुत्र अवंती का शासक बना। तो इसके बाद में आते हैं अवंती का जो अगले शासक आते हैं वह होते हैं पालक। देखिए, इन्होंने ग्वालियर पर आक्रमण करा। जो वत्स क्षेत्र है, जो आज हमारा ग्वालियर का क्षेत्र कहलाता है, वहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया और वहाँ की जो राजधानी कौशाम्बी थी वहाँ पर अधिकार कर लिया और वहाँ की राजधानी पर अपने पुत्र निशाक्युप को वहाँ का राजा बना दिया। इसके बाद में देखिए पालक हुए। पालक के बाद में यहाँ के अगले शासक आजक हुए। आजक के बाद में लास्ट यहाँ के जो अंतिम शासक हुए वह थे नंदीवर्मन। ऐसे तो यहाँ पे एक एक करके बहुत सारे शासक हुए, लेकिन जो हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, केवल हम उन्हीं को पढ़ेंगे। इसमें जो नंदीवर्मन है, यह हमारे अवंती के अंतिम शासक हुए। मगध के जो शासक थे शिशुनाग, उन्होंने अवंती के शासक नंदीवर्मन को मार करके मगध क्षेत्र में अपना मिला लिया और यह जो शक्ति है यह मगध के पास में पहुंच गई। अब हम पढ़ेंगे मगध को। तो ये जो हमारे चेदी और अवंती महाजनपद का जो भी एरिया है, यह मगध के हाथ में आ जाता है।
और यहाँ पर मगध वंश के जो भी शासक थे उनका साम्राज्य स्थापित हो जाता है। देखिए मगध साम्राज्य में बहुत सारे वंश आते हैं। उन वंशों को पहले हम देख लेते हैं कि किसके बाद कौन सा वंश आता है। सबसे पहले आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद में आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद में आता है नंद वंश। नंद वंश के बाद में आता है मौर्य वंश। देखिए मौर्य वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश के बाद में आता है शुंग वंश। शुंग वंश के बाद में आता है कर्ण वंश। कर्ण वंश के बाद में आता है शाकवाहन वंश। और सातवाहन वंश के बाद में आता है गुप्त वंश। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्त वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको थोड़ा हाईलाइट करा गया है। इनको बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। तो आज के सेशन में हम इन्हीं को पढ़ेंगे। जो गुप्त वंश लास्ट चल रहा था, इसके पहले कुछ विदेशी आक्रमण हुए। विदेशी आक्रमण बोले तो जो विदेशी जातियाँ थी, जनजातियाँ थी, उन्होंने यहाँ आकर के हमारे मध्य प्रदेश पर आक्रमण किया और यहाँ पर राज किया। उनमें प्रमुख थे कुषाण वंश, शक और इंडो यूनानी। यह सब विदेशी जातियाँ थीं। इसके बाद में और बहुत छोटे छोटे वंश यहाँ पे देखे जाते हैं, जैसे कि नाग वंश, बोधि वंश, माघ वंश, वाकाटक वंश, परिव्राजक वंश, उच्चकल्प वंश, पांडेय वंश, शैल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, कलचुरी वंश और गुहेल हार वंश। तो यह इतने सारे जो छोटे छोटे शासक हुए, इनको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। और यहाँ तक आ जाते हैं हम, यहाँ इसके बाद से हमारा मध्य काल शुरू हो जाता है। प्राचीन काल में हम पहले मगध महाजनपद को पढ़ेंगे और मगध महाजनपद में जो भी प्रमुख शासक हुए उनको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है हर्यक वंश। और हर्यक वंश के बाद में यहाँ पे शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी और इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। और इनकी राजधानी दो थी, वैशाली और ग्रीव्रज। इसके बाद में अगले जो यहाँ के मगध के शासक बनते हैं वह होते हैं कालाशोक। कालाशोक के बाद में शिशुनाग के बाद में यहाँ का राजा कालाशोक बना। कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई। इसके बाद में जो कालाशोक है, इससे एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि इसके ही समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि द्वितीय बौद्ध संगति और तृतीय बौद्ध संगति, इनका आयोजन किस समय में और किया गया और इस समय यहाँ के शासक कौन थे। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के समय में किया गया, जिसमें बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया। कालाशोक की हत्या महापद्मानंद ने की और मगध पर नंद वंश का स्थापना कर दी। अब आता है हमारा नंद वंश। कालाशोक की हत्या करके महापद्मानंद ने यहाँ पर नंद वंश की स्थापना कर दी। नंद वंश जो है यह क्षुद्र जाति से संबंधित थे। इस वंश के अंतिम शासक घनानंद थे और उनकी हत्या की चंद्रगुप्त मौर्य ने और यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो अब यहाँ पर नंद वंश के बाद में आ जाता है मौर्य वंश। अब देखते हैं मौर्य वंश में कौन कौन से शासक हुए। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। इनके गुरु का नाम चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में जो यूनानी शासक थे उनकी दास्ता से हमारे भारत को बचा करके पंजाब से लेकर के मगध तक अपना अधीन कर लिया और अपना राज किया। इसके बाद में अगले शासक आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद में उनके पुत्र आते हैं बिंदुसार और उनके पुत्र आते हैं अशोक। देखिए अशोक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब जो अधिक यहाँ पर मगध जनपद है, देखिए फ्रेंड्स, इस वंश का जो अलग अगला शासक होता है वह होता है अशोक। अशोक बहुत ही प्रतापी शासक था। इसके बारे में हम थोड़ा सा अधिक पढ़ेंगे। अशोक देखिए जब अवंती का राजपाल था, जब यह मगध का महाराज नहीं था, उससे पहले यह अवंती का राजपाट संभालता था। अशोक के काल में ही तृतीय बौद्ध संगति जो हुई वह पाटलिपुत्र में हुई और इसकी अध्यक्षता मोगली ने की थी। देखिए यह कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई और तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई। तो जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई वह कालाशोक के समय में हुई और जो तृतीय बौद्ध संगति हुई वह अशोक के समय में हुई। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया और इसके साथ में इसने विदिशा, सतधारा, अंधेर, सुनामी, भोजपुर में कई स्कूलों का निर्माण भी करवाया। इन्होंने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक का विवाह राजकुमारी महादेवी से हुआ, जो कि विदिशा की राजकुमारी थी। इसके साथ में इन्हें एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। इनके पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। देखिए अशोक के काल में शिलालेखों का प्रचलन अधिक था, तो हम उनके शिलालेख पढ़ लेते हैं जो हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं।
इनके 4 शिलालेख हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। पहला रूपनाथ का अभिलेख, दूसरा सारोमारो का, तीसरा गुर्जरा और चौथा पनगुड़िया अभिलेख। जो रूपनाथ का अभिलेख है यह जबलपुर के सिहोर तहसील से मिला था। जो गुर्जरा अभिलेख है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह दतिया से प्राप्त हुआ था। इसके बाद में सारोमारो का अभिलेख यह शहडोल से प्राप्त हुआ था और पनगुड़िया का अभिलेख हमें सीहोर जिले से प्राप्त हुआ था। गुर्जरा अभिलेख इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में अशोक ने भरूच का स्तूप भी बनवाया था। इसके बाद में जो इनके अंतिम शासक होते थे बृहद्रथ, उनकी हत्या उनके ही सामंत, उनके ही सेनापति ने कर दी, पुष्यमित्र शुंग ने, और यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना कर दी। अब आ जाता है यहाँ पर शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग के बाद में आता है अग्निमित्र, अग्निमित्र के बाद में आता है भागभद्र। भागभद्र से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वह यह है कि इसके समय विदेशी राजदूत जो यवन थे, उनके जो विदेशी राजदूत था उसने हेलियोडोरस, उसने हमारे विदिशा में भागवत धर्म को अपनाया था और वहाँ पर भगवान विष्णु के मंदिर के सामने गरुड़ स्तंभ की स्थापना भी की थी। शुंगों ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था और इन्होंने यवनों को, जो कि विदेशी शासक थे, उनको काली सिंधु नदी के किनारे इनको पराजित भी किया था। शुंगों ने कई बौद्ध स्तूपों को तोड़वाया। इन्होंने इसलिए तोड़वाया था क्योंकि यह हिंदू धर्म से रिलेटेड थे और इस समय बौद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पर था। बौद्ध धर्म बहुत ही ज़्यादा चल रहा था, तो इन्होंने जितने भी बौद्ध स्तूप थे उनको तोड़वाया। लेकिन बाद में जब इन्हें समझ आई कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है, तब इन्होंने जो बचे हुए स्तूप हैं उनकी मरम्मत करवाई और उसके बाद में उनको नहीं तोड़वाया। इसके यदि देखा जाए तो सांची का जो स्तूप और बरहुत स्तूप की जो 4 दीवारें होती हैं उनका निर्माण शुंग काल में ही करवाया गया। शुंग वंश के बाद में आता है कर्ण वंश। कर्ण वंश से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। इसका जो अंतिम शासक होता है वह शिव शर्मा है। इसके बाद में कर्ण वंश के बाद में आता है सातवाहक वंश। सातवाहक वंश का जो पहला शासक है वह था शिमुक। शिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके यहाँ पर कर्ण वंश को हटा करके सातवाहक वंश की स्थापना कर दी। अब यहाँ पे सातवाहक वंश की स्थापना हो गई, तो यहाँ के जो सातवाहक वंश के जो प्रमुख शासक थे वह थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। इन्होंने शक, जो कि विदेशी राजा थे, विदेशी जातियाँ थी, उनको हराया था और जो नेपाल है उनको मार दिया था। इसके बाद में इनका जो एरिया था, इनका जो राज्य क्षेत्र था, वह मालवा से लेकर के महेश्वर तक का इनका राज्य था। सातकर्णी का पुत्र पुलवानवी हुआ, जिसने मध्य प्रदेश के बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार किया, लेकिन रुद्रदामन से वह हार गया था। इसके बाद में जो इस वंश की अंतिम शासक हुए वह हुए यज्ञश्री सातकर्णी। और यहाँ पर जो अंतिम शासक हुए यज्ञश्री सातकर्णी, उनके सिक्के विदिशा से और देवास से प्राप्त हुए हैं और इनके समय में रोम से भी व्यापार चलता था, क्योंकि रोम के भी इस समय के जो सिक्के हैं वह मंदसौर और छत्तीसगढ़ से कुछ प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में यहाँ पर आता है गुप्त वंश। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त का शासन जो इलाहाबाद से लेकर के हमारे मध्य प्रदेश तक का चंद्रगुप्त का शासन था। इसके बाद में आते हैं समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 गणराज्यों पर अपना राजपाट किया और वहाँ के जो भी 9 गणराज्य थे उन पर अपना राज्य स्थापित किया। शक को छोड़ करके इन्होंने संपूर्ण मध्य प्रदेश पर अधिकार किया, लेकिन इनके जो पुत्र हुए रामगुप्त, वह इनके अगले उत्तराधिकारी हुए और उन्होंने शकों को भी पराजित कर दिया। इसके बाद में जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आए, उन्होंने भी शकों को हरा करके उज्जैन पर अपना अधिकार कर लिया और उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 9 रत्न रहते थे। उनके नाम हैं कालिदास, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरी, अमरसिंह, वररुचि, घटोत्कच, क्षणपर और इसके बाद में शुक। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न थे। इसके बाद में इनके जो अगले शासक होते हैं वह होते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का अभिलेख हमें मंदसौर से प्राप्त हुआ है और इस अभिलेख से हमें यह पता चला है कि इनके जो सेनापति थे बंधु वर्मा, उन्होंने सूर्य मंदिर को दान दिया था। इसके बाद में अगले शासक होते हैं घटोत्कच। घटोत्कच का उल्लेख हमें गुना के तैमूर शिलालेख से प्राप्त होता है। इसके बाद में आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय 559 ईस्वी में हूण, जो कि एक चीनी जनजाति थी, उनका आक्रमण होता है। मीटर और कहोम अभिलेख जो हैं यह स्कंदगुप्त से ही रिलेटेड है। इनका अधिकार मालवा और विंध्य क्षेत्र और महाकौशल क्षेत्र पर था। इसके बाद में आते हैं अंतिम भानुगुप्त। जो भानुगुप्त हैं, इनका जब
हूणों से आक्रमण हुआ तो उसके दौरान इनका एक सेनापति था गोपीराज, वह मारा गया। और जब वह मारा गया तो उनकी जो पत्नी है उनका वो उस समय गोपीराज के साथ में जाकर के सती हो गई। और इसका प्रमाण हमें सागर के ऐरन अभिलेख से प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, अब हम एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। यहाँ पे हमने पढ़ा मगध शासन में कौन कौन से जो प्रमुख वंश हुए उनको पढ़ा। पहले हमने हर्यक वंश को पढ़ा। हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश आया। नंद वंश के बाद में मौर्य वंश आया। मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश आया। शुंग वंश के बाद में कर्ण वंश आया। कर्ण वंश के बाद में सातवाहक वंश आया। और सातवाहन वंश के बाद में आया गुप्त वंश। तो इन वंशों के जो प्रमुख राजा थे जिनका योगदान हमारे मध्य प्रदेश में था, उन राजाओं के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा और हमारा मगध साम्राज्य यहाँ पर समाप्त होता है। अभी देखिए, इसमें दो प्रमुख वंश दिखाई दे रहे हैं आपको, मौर्य वंश और गुप्त वंश। यह मगध के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वंश रहे हैं। इसके बाद में जो लास्ट का गुप्त वंश है, इस गुप्त वंश के समय में कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे। मतलब जो विदेशी राजा थे उन्होंने आकर के हमारे मध्य प्रदेश पर आक्रमण किया और मध्य प्रदेश पर रहा करते थे, वो शासन किया करते थे। तो वह उनमें से प्रमुख थे कुषाण वंश, शक वंश और उसके बाद में इंडो यूनानी। यह विदेशी जातियाँ थी। शकों के भी बहुत सारे राजा हुए, कुषाणों के भी बहुत सारे राजा हुए और इंडो यूनानी के भी बहुत सारे राजा हुए। इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे। इसके बाद में बहुत छोटे छोटे से वंश हमारे मध्य प्रदेश में देखे जाते हैं, जैसे कि नागवंश, बौद्धि वंश, माघ वंश, वाकाटक वंश, परिव्राजक वंश, उच्चकल्प वंश, पांडेय वंश, शैल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, कलचुरी वंश, गोहिलहाट वंश। तो इतने सारे ये जो वंश हैं इनको भी हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर इतना यदि हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा यह लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन सभी मित्रों के साथ में से शेयर कीजिए जिसे इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद।